जय नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में श्रीधाराचार्य सूत्र के बारे में समझेंगे कि ये श्रीधाराचार्य सूत्र क्या होता है। जहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं लगता है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, वहीं पे श्रीधाराचार्य सूत्र का प्रयोग होता है। ये श्रीधाराचार्य कौन थे, ये कौन सा सूत्र है, इस सब चीज के बारे में आज समझेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण और आज जिसका लेक्चर नंबर 4 है और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज ये आपका द्विघात समीकरण चैप्टर जो है पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र के बारे में। अब ये श्रीधाराचार्य सूत्र आया ही क्यों, पहले ये समझते हैं कि श्रीधाराचार्य सूत्र आया ही क्यों। देखिए श्रीधाराचार्य सूत्र जो है ना बाबू, ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आया था। द्विघात समीकरण का मतलब हम बताए थे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे ये जो है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। कैसे कह पाए द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर क्या है, एक से एक चर है, एक से एक चर है और इस x का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 और इसका अधिकतम घात कितना है, 2। मतलब कि x का अधिकतम घात, अधिकतम कितना है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 अधिकतम है, तो इस चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको कह दिए द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र। श्रीधाराचार्य सूत्र। अब आप कहेंगे कि हम इस द्विघात समीकरण को ऐसा हूं तो हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि अभी तो आप पिछले लेक्चर में सिखाए हैं, तो उसी से हल कर लें, काहे लिए दूसरा झमेला है श्रीधाराचार्य सूत्र। तो देखिए हम हर एक समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं कर सकते। जैसे इस समीकरण को तो हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा। जैसे 2 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 मतलब 2 एकम 2। इसको सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, यही लिखे 2 प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, यही ना गुणनखंड विधि है। तो इसको हम खंड कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 x, ठीक। तो इसका हम 2 का खंड कर पा रहे हैं और ऐसा खंड करना होता है गुणनखंड विधि में। क्या करना होता है, 2 का इस अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कराना होता है, जितना आता है उसका गुणनखंड करते हैं। ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उन गुणनखंडों का योग या अंतर किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले x के गुणांक के बराबर। तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका अंतर कितना आया, 2 माइनस 1 आया है, यानी x के गुणांक के बराबर है। क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, जो अचर पद है उसका गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक से। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 एकम 2 आ गया। जो आता है उसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड 2 एकम 2 हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक। गुणे के रूप में लिखना, कई अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, वही गुणनखंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 एकम 2 लिख दिए। अब हमको इसका ऐसा गुणनखंड मिला जिसका अगर योग या अंतर करेंगे तो बीच वाले x के गुणांक के बराबर आ जाएगा, जैसे कि 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ऐसा इसको कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम समीकरण दे दें और आगे हल करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण हल हो जाएगा। तो ये विधि क्या है, गुणनखंड विधि। अगर हम समीकरण बाबू आपको हम दे दें x स्क्वायर प्लस x प्लस 13, अब करिएगा गुणनखंड विधि से, होगा हल, नहीं होगा। काहे नहीं होगा, देखिए क्या करना होता है गुणनखंड विधि में, अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना होता है। तो कीजिए 13 एकम 13 आ जाएगा। अब ये जो आता है इसका क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। और कैसा गुणनखंड करना होता है, ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसका योग या अंतर x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, 1 के बराबर है। तो 13 को हम केवल कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 1, 13 एकम 13। और कोई इसका गुणनखंड है, नहीं है, क्या 7 दूना 14 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 13 का और कोई गुणनखंड नहीं है, 13 को 13 गुणे 1 के रूप में ही बस लिख सकते हैं। अब 13 1 14 हो जाएगा, 13 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 13 में से 1 घटाएंगे 12 हो जाएगा। ये कभी भी इसका योग या अंतर 1 के बराबर अइबे नहीं करेगा। अब कैसे आप गुणनखंड विधि से हल कीजिएगा, नहीं हो पाएगा,
है कि नहीं। तो गुणनखंड विधि से इसको, इस समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। तो वही श्रीधाराचार्य चचा आए, बोले देखा बाबू तू गुणनखंड विधि बड़ी कैले बड़ा, गुणनखंड विधि जौन बा ना ये हर जगह लागू ना होई, हर जगह लागू नहीं होगा। हम जो अपना सूत्र देते हैं उस सूत्र को लगाइए और उस सूत्र से आप हर एक द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं, हर एक द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब वो श्रीधाराचार्य फार्मूला आया। श्रीधाराचार्य फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हर एक द्विघात समीकरण को हल कर सकता है। यहाँ पे हम देखें कि एक ऐसा द्विघात समीकरण हमको मिल गया जो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा था, कैसे हल करने का कोशिश कर रहे हैं नहीं हो। तो अब ये जो आए तो कहे देखो एक फार्मूला आप याद रखो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इतना याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है आप याद कीजिए, चाहे अपने बाबू को याद कराइए, चाहे अपने सोना को याद कराइए, किसी को याद कराइए, बस याद करना है। ठीक, कैसे हूँ याद कर लीजिए बस। कौन सा फार्मूला है ये? श्रीधाराचार्य फार्मूला है, यही श्रीधाराचार्य फार्मूला है। समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण। जैसे हम कहें कि 2x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है। हम कहें इसका स्टैंडर्ड रूप, ऐसा रूप जिस रूप का हर एक द्विघात समीकरण होता है। तो 2 की जगह पे हम लिख दिए a का मान कभी भी कुछ भी हो सकता है, x² तो हर द्विघात समीकरण में रहेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि चर का अधिकतम घात 2 होते, x² हर समीकरण में रहेगा। ऐसे ही कहे कि 2 की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं b और यहाँ पे x भी द्विघात समीकरण में रहता है। और ये जो अचर पद है ये भी हर एक अलग अलग समीकरण में अलग अलग होता है, इसको c मान लेते हैं। तो हर एक द्विघात समीकरण हमको इसी के तरह का दिखता है। अब a के जगह पे b के जगह पे आप कुछ रखते रहिए, -2 -3 -1 4 5 6 कुछ रखिए a और b और c के जगह पे, लेकिन द्विघात समीकरण आपका बनता जाएगा। तो मतलब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप यही होता है, यही मानक रूप है द्विघात समीकरण का। अब कहे इसी मानक रूप से ये फार्मूला बना है, इसी मानक रूप से फार्मूला बना है। x² का जो गुणांक है उसको माना गया है a, x का गुणांक जो है उसको माना गया है b, और जो अचर पद है ना, जो अचर पद है उसको माना गया है c। तो इस फार्मूले में a, b और c के अलावा और कुछ भी नहीं है। x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए इस फार्मूले में b, a, b और c के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिएगा तो x बराबर -b फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। ठीक, यही क्या है? यही श्रीधाराचार्य सूत्र है। कैसे याद करना है? बोले है ना, किसी को याद कराइए, अपने बाबू को चाहे सोना, किसी को याद कराइए, बस याद करना है। कैसे? बस माइंड में होना चाहिए। ठीक, ये श्रीधाराचार्य सूत्र है। अब आप कहेंगे कि ये x का एक ही मान देगा। x बराबर क्या लिखा हुआ है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में 4a प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। देख रहे हैं, हमको भी याद है, हमको याद है, ठीक ना। तो अब देखिए इस फार्मूले में आप कहेंगे कि x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं कोनो ना वैल्यू आएगा जी, कोनो एक कहीं वैल्यू आएगा। लेकिन आप ध्यान से इस फार्मूले को देखिए, एक जगह दोनों चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों है। -b फिर प्लस माइनस रूट में 4ac। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है x बराबर एक x का जो मान आएगा वो क्या आएगा? -b, और एक बार प्लस करके लिखेंगे तो b² माइनस 4ac/2a। और एक बार x का जो मान हम लिखेंगे, द्विघात समीकरण के लिए x का मान कितना आता है? 2 आता है। जितना घात किसी समीकरण का रहता है, जितना अधिकतम घात उतना ही आंसर आता है। तो एक x का मान कितना आएगा? -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac/2a। और एक दूसरा जो x का मान आएगा वो आएगा -b, और फिर यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस ले लिया माइनस लीजिए, माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटा में 2a तो है ये है। तो बाबू देखिए इसका x का 2 मान इसी में छिपा हुआ है। इसी दोनों समीकरण को हम एक में कंसाइज करके लिखे हुए हैं, एक में कंप्रेस करके लिखे हुए हैं यहाँ पे।
ठीक ना। तो दोनों एक में लिखा गया है तो प्लस माइनस साथ ही साथ है, अलग अलग लिखा जाएगा तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो दोनों का अलग अलग मान आएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए आप 4 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा आंसर। और यहाँ पे 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आएगा आंसर, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए x का मान 2 आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2 x का मान आ गया, मतलब कि हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं इस समीकरण से, इस सूत्र से, ठीक। तो यही होता है श्रीधाराचार्य सूत्र। अब इस श्रीधाराचार्य सूत्र से हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, चाहे जवन समीकरण आप दे दीजिए हम हल करके उसका आंसर बता देंगे। कैसनो समीकरण रहेगा, कैसनो, कहीं से भी कैसनो लिखिए। ऐसे तो गुणनखंड विधि में सोच सोच के लिखना पड़ रहा था कि लास्ट वाला अंक जो अचर पद है ऐसा होना चाहिए जिसका गुणनखंड में जो योग या अंतर करे तो बीच वाला पद आना चाहिए, ऐसा समीकरण हम ले रहे थे, तब गुणनखंड विधि समझ रहे थे। लेकिन अब इस सूत्र से, श्रीधाराचार्य सूत्र से कैसनो समीकरण सॉल्व कीजिए हो जाए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका श्रीधाराचार्य सूत्र। अब अगला है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े क्योंकि हम वास्तविक मूल के बारे में ही पढ़ रहे थे। हम ज्यादातर जो द्विघात समीकरण हल कर रहे थे उनका मूल मतलब क्या हुआ, आंसर, जैसे x का मान जो है ज्यादातर वास्तविक आ रहा था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण के जो मान हैं वो कई तरह के होते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं और वास्तविक नहीं भी हो सकते हैं। हम देख रहे थे कि x का मान 2 आ जा रहा है, जैसे x का मान 2 आ गया, x का मान 4, तो 2 तरह के x के मान आ रहे थे। तो ये कैसे मान है, ये वास्तविक मान है। कैसे मान है बाबू, वास्तविक मान है। अब कहे कि x का मान कभी कभार जो है सेम आ जा रहा था, जैसे x बराबर 2 और दूसरा मान भी x का 2 ही आ जा रहा था, है कि नहीं, पिछले लेक्चर में हम देखे थे। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये भी वास्तविक मान है। अगर कभी x का मान रूट में -2 आ जाए, अगर कभी x का मान रूट में -3 आ जाए तो ये क्या है, ये जो है क्या है, ये x का मान वास्तविक मान नहीं है, ये क्या है, ये आभासी मान है, काल्पनिक मान है, काल्पनिक मान है। समझ में आया। जैसे हम पढ़ाए थे पहला लेसन में, आपको याद कीजिए पहला लेसन में, आपको पिछला बात तो अपनी गर्लफ्रेंड का याद नहीं रहता, हमारा क्या याद रखेंगे। देखिए आपको हम बताए थे पिछले चैप्टर में कौन सा चैप्टर था, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हम बताए थे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो वही काल्पनिक संख्या अगर x का मान आ जाता है, काल्पनिक संख्याओं का मतलब जिनका अस्तित्व नहीं होता है। अब आप कहेंगे है संख्या है तो इसका अस्तित्व काहे नहीं है। देखिए अगर कोनो संख्या वर्गमूल के अंदर है, कोनो संख्या वर्गमूल के अंदर है तो किसी न किसी चीज का वर्ग है। क्या है, किसी न किसी चीज का वर्ग है। जैसे वर्गमूल 4 रखे तो ये किसी चीज का वर्ग है, मतलब ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है 4, है कि नहीं। 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। तो कोई भी संख्या अंडर रूट में कब जाता है, जब उसका वर्ग हो गया रहता है। जैसे 2 को वर्ग करके लिखें, 2 का वर्ग करके लिखें तो 2 को हम 4 लिख सकते हैं, और 4 का रूट करें, 4 का रूट करें तो इसको हम 2 कर सकते हैं। मतलब इसी 2 का वर्ग जो है 4 में गया है, रूट में गया है, रूट में गया है कौन, 2 का वर्ग। और जब भी किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता है, कभी भी माइनस में आ ही नहीं सकता है। कैसे, देखिएगा, देखिए अभी तक तो हम वास्तविक मान और काल्पनिक मान के बारे में समझा रहे थे। अगर मान सेम आ रहा है तो भी वास्तविक मान, अलग अलग आ रहा है तो भी वास्तविक मान। काल्पनिक मान कौन सा हो सकता है, काल्पनिक मान जिसमें रूट में माइनस आ जाए, रूट में ये माइनस आ जाए तो क्या होता है काल्पनिक मान। कैसे, तो देखिए हम बताएं कि कोई भी संख्या रूट में तभी जाता है जब उसका वर्ग हुआ रहता है, जब उसका वर्ग हुआ रहता है तभी तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए अगर हम -2 का वर्ग करें और 2 का वर्ग करें, दोनों चीज का वर्ग देखिए, दोनों चीज का वर्ग, +2 का वर्ग और -2 का वर्ग, आप कहेंगे -2 का वर्ग -4 आएगा, है ना। और आप कहेंगे कि +2 का वर्ग 4 आएगा, है ना, आप यही कहेंगे। लेकिन बाबू -2 का वर्ग भी 4 आता है। कैसे, कैसे, तो देखिए 2 का वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा कीजिए, तो -2 गुणे -2,
कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस का जब गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, और 2 जो है 2 दूना 4, तो मतलब +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ पे भी 2 को 2 बार गुणा किया गया, 2 गुणे 2 और +2 +2 प्लस का गुणा होता है प्लस होता है तो +4, मतलब दोनों का जो वर्ग है माइनस का वर्ग कीजिए चाहे प्लस वाली संख्या का वर्ग कीजिए, दोनों का वर्ग प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ऐसी कोई संख्या ही संभव नहीं है जिसका वर्ग माइनस में आए। तो अगर किसी का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता है तो उसको हम रूट में माइनस में भेज ही नहीं सकते, क्योंकि जो रूट में संख्या होती है वो किसी ना किसी चीज का वर्ग होती है, और किसी भी चीज का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो यही जो होता है काल्पनिक हल होता है, या काल्पनिक मतलब कि जो समीकरण होता है उसका वास्तविक हल नहीं होता है, काल्पनिक हल होता है। ठीक, काल्पनिक हल। तो ऐसे हल जो होते हैं वास्तविक हल नहीं होते हैं। जब माइनस रूट में आ जाए माइनस तो उसको कहेंगे कि ये काल्पनिक हल है या इसका वास्तविक हल नहीं है। तो देखिए, अब किसी समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि उसका वास्तविक हल है कि नहीं है, उसका हल जो है सेम आएगा या अलग अलग आएगा, मतलब x का 2 मान आता है तो दोनों मान सेम होगा या दोनों मान अलग अलग होगा, क्या वास्तविक जो x का मान है वो वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो उसी को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब कि जो आंसर आया है x का जो मान आया उसी को बोलते हैं मूल। तो उसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो बाबू देखिए, उसके लिए भी श्रीधराचार्य चचा थे, ये भी कहा देखो ये पहले ही बताया जा सकता है, बिना समीकरण को हल किए बताया जा सकता है। श्रीधराचार्य चचा बहुत काम के थे। देखिए ये जो है ये द्विघात समीकरण को हल करने का फार्मूला तो दिए ही थे, इस साथ में जीरो का महत्व भी बताए थे। जीरो का जो भी नियम है वो बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं, जैसे 4 + 0 = 4। किसी भी संख्या में से जीरो को घटाएंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 - 0 = 4। किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यही बताए थे श्रीधराचार्य चचा, ठीक ना। यही 0/4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। यही बताए थे कि 4 में अगर 0 से भाग देते हैं, मतलब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इसका मान हम नहीं बता सकते हैं, यही बताए थे। मतलब ये सारी चीजें, जीरो का नियम जो है श्रीधराचार्य ही बताए थे। जीरो ये जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का फार्मूला यही श्रीधराचार्य ही बताए थे। ये बहुत महान गणितज्ञ थे, गणित के विद्वान थे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये बोले कि देखो हमारे पास अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है जैसे 2x² + 3x + 2 = 0, तो इसमें हम देखते हैं कि a क्या है, तो a मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक 2 हो गया। b क्या है, तो b जो है x का गुणांक = 3 हो गया। यही c क्या है, तो c जो है अचर पद है, अचर पद यहाँ पे 2 हो गया, अचर पद 2 हो गया। कहे कि देखो अगर a b c हमको मालूम है किसी समीकरण में, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि इसका हल जो है, इस समीकरण का हल जो है, सॉल्यूशन जो है वो वास्तविक होगा या काल्पनिक। अगर b² - 4ac, जो कि ये रूट के अंदर का जो टर्म है यही लिया गया, अगर b² - 4ac जो है, अगर इसका मान 0 से बढ़ना आता है, 0 से बड़ा, जैसे 1 2 3 4, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 0 से बड़ा हो गया। तो अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो वो हल जो है वास्तविक होगा, और दोनों जो समीकरण में x है, जो दोनों x के मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। मतलब कि अगर b² - 4ac को सॉल्व करते हैं, अगर उसका मान क्या आ जाए, जैसे इसी को सॉल्व कर लीजिए, b² - 4ac, b² - 4ac, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे b क्या है तो 3 है, 3 का स्क्वायर -4 और गुणे a की जगह पे क्या है 2, गुणे c के जगह पे क्या है 4ac है ना, तो c के जगह पे क्या है, c के जगह पे यहाँ पे 2 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 3 के 9, 9 - 4 दूना 8 दूना 16 आ गया, 9 - 16। ये 0 से छोटा आ रहा है, क्यों, क्योंकि 16 में से 9 घटाएंगे माइनस में चला जाए। तो जो भी माइनस में संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 0 से छोटी होती है। तो अभी देखिए ये 0 से छोटा है, मतलब इसका काल्पनिक हल है, काल्पनिक हल है। तो देखिए
अगर हम कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी समीकरण के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं, अगर वो 0 से बड़ा आता है तब तो उसका मान वास्तविक होगा और मान अलग अलग होगा x का मान अलग अलग भी होगा, वास्तविक तो होगा साथ में अलग अलग होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो मान वास्तविक तो होगा, जो x का मान आएगा वो वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों x के मान समान होंगे। x बराबर अगर एक मान 1 है तो दूसरा मान भी 1 ही आएगा, ठीक ना। पहला मान अगर 1 है तो दूसरा मान भी 1 ही आएगा, तो दोनों x का मान बराबर आएगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर कहे देखो तीसरा भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है -7, अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। इसका जो भी मान आएगा x का वो आएगा रूट में माइनस करके, रूट में कुछ भी माइनस होगा जो कि काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो ये पहले ही बता दिए कि इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि किसी भी समीकरण का हल कैसा होगा। अब आप कहेंगे कैसे बता दिए, तो देखो बाबू ये अपना जो सूत्र दिए थे ये तो थोड़ा हम लंबा खींच लिए लेक्चर को, लेकिन हो सकता है कि आज ये समाप्त ना हो पाए क्योंकि अभी तो आपको एक्सरसाइज भी तो कराना है ना। तो देखिए ये देखिए कि हम जो फार्मूला बनाए हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना बनाए हैं। तो यहाँ से ये इतना ही टर्म तो उठाए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है पूरा 0 हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है, जो कि बीच में लिखा गया है, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या बचेगा -b प्लस माइनस ये रूट में 0 है ना। इसी का तो सॉल्यूशन 0 आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा, 0 आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो x बराबर -b प्लस माइनस 0, ये रूट 0 का मान 0 ही आ जाएगा और बट्टा में 2a। एक बार क्या लिखा जाता है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो x बराबर -b, आप एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए, प्लस के साथ 0 बटा 2a, है ना। एक बार फिर से x का मान माइनस के साथ लिख दीजिए, -b और माइनस फिर -0 बट्टा में 2a, है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x बराबर -b, अब b में -b में 0 जोड़ेंगे। अभी ना बताया कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे -b में अगर 0 जोड़ देंगे तो कोनो परिवर्तन होगा नहीं, तो -b/2a पहला x का मान। वैसे यहाँ पे x बराबर -b और b में से अगर 0 घटाते हैं तब वो कोनो परिवर्तन नहीं, तो -b/2a, -b में से -0 घटा दिए, -b में से 0 घटा दिए, कोनो परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कोनो परिवर्तन नहीं आएगा, 4 बचेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे तो अब देख रहे हैं कि x का मान दोनों में सेम है, -b/2a। इसी फार्मूले से तो सॉल्व किए हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। फिर कहा है कि अगर 1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा। अगर 0 से बड़ा हो गया तो एक बार जुड़ के मान बनाएगा, एक बार घट के मान बनाएगा। तो अब मान लीजिए अगर ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो एक बार जुड़ेगा इसमें, क्या होगा, एक बार जुड़ेगा इसमें तो अलग मान आएगा, एक बार घटेगा तो अलग मान आएगा, है ना। अगर रूट में ये रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर रूट में माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा मान आ गया, तो ये पहले ही जो रूट में आया है माइनस में आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे माइनस में कोई संख्या आ जाएगा। जब माइनस में आ गया तो ये पहले ही काल्पनिक बन गया, इसीलिए कह दिए कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, मान काल्पनिक होगा। इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो रूट में माइनस में संख्या लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे, वो माइनस में लिखा ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है, ऐसा कोनो दुनिया में संख्या ही नहीं होता है। तब क्या करेंगे, तो उसका मान ही क्या हो जाएगा, उसका मान ही जो है काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है। इतना डीपली कोई नहीं समझाता है कि आखिर काल्पनिक मान वास्तविक मान क्या होता है,
काल्पनिक मान, वास्तविक मान क्या होता है। तो ये मूलों की प्रकृति है। मूल कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के, एगो वास्तविक मूल और एगो काल्पनिक मूल। वास्तविक मूल कब? वास्तविक मूल जब क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और काल्पनिक कब? बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा है ना। ठीक, तो ये आता है। अब हो सकता है वास्तविक मान है तो अलग अलग x का मान हो सकता है दोनों मान सेम हो। ठीक, दोनों तरह से ये चीजें होती हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि 4.3 का है। किसका? क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 10 का क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3 का, जिसमें पहला क्वेश्चन हम सीधा सॉल्व करेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? 2x स्क्वायर माइनस 5, क्या दिया है? यही ना है, माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5 और बराबर 0। यही हमारा समीकरण दिया हुआ है। इसी को क्या कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है पहले। अगर वास्तविक मूल है तो ज्ञात कीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। कह रहा है वास्तविक मूल है तो ज्ञात कीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होता है? a और b का मान लिखना होता है। a बराबर यहाँ पे क्या है? x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 2। b का मान क्या होता है? b का मान होता है x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पे क्या है? तो -3 चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे 2 प्लस के साथ था इसलिए प्लस के साथ, लेकिन x का गुणांक यहाँ पे माइनस के साथ है इसलिए b का मान -3। c का मान यहाँ पे क्या है? +5 है तो प्लस लिखा जाता है कहीं भी नहीं, बस +5 ऐसे ही मान लेंगे +5। c का मान +5, ठीक ना। अब क्या करेंगे? अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और देखेंगे ये कैसा आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, कैसन आ रहा है? देखिए b स्क्वायर, b की जगह पे -3, -3 का स्क्वायर करिए -4। ac के जगह पे, a के जगह पे क्या है? 2 है और c के जगह पे क्या है? c के जगह पे 5 है, रख दीजिए, ठीक ना। सॉल्व करते जाइए। 3 3 के 9 कितना होता है? 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +9 आ जाएगा। 3 3 के +9, प्लस नहीं लिखा जाता है, बस 9, ठीक ना। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस में माइनस 4 दूना 8 बचे 40। क्या आ गया बाबू? 40। अब देखिएगा इसको घटाएंगे तो 9 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो 40 में से 9 घटाएंगे जो कि आ गया माइनस में, तो माइनस में कितना आएगा? 31 आएगा। कितना आएगा बाबू? माइनस में 31 आएगा। लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिखते हैं अच्छा लगेगा। चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन का सिंबल कई लोग कहेंगे लेस देन या ग्रेटर देन, हमको समझ में नहीं आता। लेस देन 0 मतलब देखिएगा ये माइनस में इसलिए 0 से कम है। मान लीजिए किसी के पास 1 रुपया नहीं है और कोई कर्जा में है तो कौन ज़्यादा कम है? 0 से कम है, जो कर्जा में है ज़्यादा कम है, ठीक ना। और किसी के पास कुछ नहीं है तो ज़्यादा अच्छा से स्वतंत्र है ना। तो वही 0 जो होता है वो माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, अतः इसका वास्तविक मूल नहीं है। इसके वास्तविक मूल नहीं है। इसके वास्तविक मूल मतलब x का मान नहीं है, ठीक ना, नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप पहला का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा अगर उनका जो क्या है, उनका अगर आता है मतलब वास्तविक मूल आता है तो उनको श्रीधाराचार्य सूत्र पे रख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि इसमें से एक और बता दें हम आपको। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। 4 नंबर नहीं 5 नंबर बताते हैं आपको, ठीक ना, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद 4 भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बताएंगे सब। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा सीक्वेंस से बताना चाहते हैं हम आपको ताकि समझ में आ सके। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए क्या परिमाप क्या होता है बाबू, परिमाप क्या होता है इसको हम बताए भी हैं आपको। पहले तो ये क्या है, आयत है। बाग कैसा बनाना है, आयत के जैसा बनाना है, ऐसा बनाना है बाग, चौकोर आयत, ठीक ना। तो कह रहा है क्या एक ऐसा बाग बनाना, एक यार कहें क्या एक ऐसा बाग बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। यदि है ऐसा बनाना संभव है तो उनकी लंबाई यानी ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। हम कहे देखो हम मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई जो पूछा रहता है ना उसको बस मान लिया जाता है। बाग की लंबाई कितना है बाबू, x मीटर है, x बस मान लिए, ठीक ना। तथा चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y। कोई दिक्कत, अगर इसको चौड़ाई को नहीं भी मानते हैं तब वो चलेगा, लेकिन y मान लीजिए, कोनो दिक्कत है नहीं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार एक कोई मान लेंगे तब वो चलेगा, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से समझिए। हम कहे कि देखिए यहाँ पे l और b मान है, चलिए इसको भी x और y कर देते हैं, x और y, ठीक ना। लंबाई x है, चौड़ाई y है, थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा। हम कहे देखो प्रश्नानुसार कह रहा है परिमाप का मतलब होता है ना बाबू, परिमाप का मतलब होता है जितना जो लंबाई चौड़ाई है सबको जोड़ दीजिए। तो ये x मीटर लंबाई, ये भी x मीटर लंबा, x 2x, x मीटर लंबाई ये, x मीटर लंबाई ये, और y मीटर चौड़ाई ये, y मीटर चौड़ाई ये। मतलब कि जो भी लंबाई चौड़ाई है सबको जोड़ देंगे, उसी को परिमाप बोलते हैं। किसी भी आकृति का जो भी चारों ओर का जो रेखा है उसी को जोड़ दीजिए, उसी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। अगर वृत्त है तो चारों ओर का लंबाई यही क्या है, इसकी परिधि है, परिधि या परिमाप इसी को बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आप त्रिभुज को ले लीजिए तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग। मतलब कोई भी आकृति है उनके सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा परिमाप। तो यहाँ पे देखिए सबका भुजा का योग करेंगे, x प्लस x, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ब्लैक से सॉल्व करते हैं बाबू, क्या हो गया, ब्लैक अच्छा है, नीला, कौन से सॉल्व ही ना करना है। x प्लस x, ये लंबाई जोड़ लिए, प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए, y प्लस y बराबर, यही परिमाप होता है। बराबर परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है, मीटर छोड़ दीजिए, हमको सॉल्व करना है अभी, बस सब मीटर में हम माने हैं, बस इतना याद रखिएगा। x मिलकर के 2x, एगो x दूगो x है कि नहीं, एगो y दूगो y है ना, बराबर 80, ठीक, यही बोला है। अब क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 दोनों में है तो 2 जो कॉमन करते हैं उससे भाग देते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x है ना। इसमें भी 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, y है ना, बचेगा क्या, y, बस y लिख दी, बराबर 80। ये 2 जो है इधर गुणे में है, जो कॉमन लिया हूँ गुणे में चला गया, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भगे में। तो x प्लस y बराबर 80 बट्टा में 2, 2 से 80 कितने बार में कटेगा, 40 बार में, x प्लस y बराबर 40। अभी हम चाहते ना बाबू आपको तो एक और फार्मूला याद कराती होते, कौन सा, तो परिमाप का। कहते कि परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, याद करिएगा। करते ठीक ना, वही करते, लेकिन क्या करना है, हम इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। कभी भी परिमाप पूछे आप सब जोड़ देंगे, चारों ओर का भुजा जोड़ दीजिए, परिमाप आ गया, है ना। तो कॉन्सेप्ट सब समझना जरूरी होता है, नहीं कि रटना तो रटा जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पे ये हमारा पहला समीकरण बन गया, x प्लस y बराबर 40,
x प्लस वाई बराबर 40। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। y का मान y बराबर 40 माइनस x। हम किसी भी एक को एक के पद में रखते हैं, x के पद में। y बराबर 40 माइनस x, मतलब कि हमारा लंबाई क्या है, लंबाई हमारा x माने हैं, और चौड़ाई क्या अब हो गया, चौड़ाई क्या निकल के चला आया, y का मान 40 माइनस x। यहाँ पे चौड़ाई y ही न माने हैं तो 40 माइनस x है ना। तो लंबाई x मीटर, चौड़ाई 40 माइनस x मीटर, यही हमारा आया है अभी तक। अब कहते हैं इसे से समीकरण बनाइए। फिर क्या बोला है, फिर बोला है तथा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x गुणे 40 माइनस x कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। देखिएगा 800 ही तो दिया हुआ है ना, 800 ही दिया हुआ है, हमारे हिसाब से तो 800 ही दिया हुआ है, ठीक है 800 दिया हुआ है। तथा क्षेत्रफल नहीं सॉरी 400 है, 400 दिया हुआ है, ठीक 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको क्या करेंगे, वही हल कर देंगे। 40x, x से 40 में गुणा और x से x में गुणा, तो 40x और माइनस x गुणे x स्क्वायर बराबर 400। ये हमारा क्या बन गया बाबू, द्विघात समीकरण। अभी कहेंगे अभी दिख नहीं रहा है, हम दिखाते हैं। इसको पहले लिखिए, x स्क्वायर को, x स्क्वायर किसमें माइनस के साथ है, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर, 40 के आगे कोनो चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है ना, प्लस है, तो 40x और ये 400 इधर है, इक्वल टू के है नहीं आएगा, दूसरे तरफ आएगा, माइनस में 400, माइनस 400 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब कहिए इसमें a क्या है, तो a बराबर -1, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे -1, कुछ नहीं है, तो a का है आगवा माइनस है, ये है, तो x स्क्वायर का गुणांक -1 है, ठीक ना, a का मान -1। b का मान यहाँ पे क्या है, b का मान प्लस में 40 है, c का मान क्या है, c का मान माइनस में 400 है। सबको चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब जो श्रीधाराचार्य चचा जो सूत्र दिए थे उसको लगा दीजिए। क्या लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब काहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहे हैं, अभी तक तो समीकरण बनाए हैं बाबू, अभी तक समीकरण बनाए हैं। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का वास्तविक हल है। अगर वास्तविक हल होगा तो ऐसा बगीचा बनाना संभव होगा, अगर वास्तविक हल नहीं होगा तो बगीचा नहीं बनेगा, ठीक ना। समीकरण ही हमको बताएगा। समीकरण बना दिया, अब इस समीकरण से पता करेंगे क्या इस समीकरण का हल है। अगर वास्तविक हल है तो बगीचा वास्तव में बन पाएगा, और नहीं तो झूठ बोल रहा है, ये क्वेश्चन में झूठ बोल रहा है। तो अगर इसका हल होगा तब तो ये सही है, नहीं हल होगा तो ये झूठ बोल रहा है। चलिए देखते हैं कैसा है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे क्या लिखे हैं 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे -1 गुणे सी के जगह पे -400, ठीक ना, कोनो दिक्कत नहीं है। 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, और देखिएगा जब ऐसे गुणा ऐसे बड़ा अंक का स्क्वायर आता है ना, तो पहले वाले संख्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और 0 जो है जितना पावर लगाए उतनी बार लिख दीजिए, 2 पावर लगाए 2 बार लिख दीजिए। तो 40 का स्क्वायर 1600, 4 चौको 16 और डबल 0 लगा दिए माइनस। इसको क्या करेंगे, ये माइनस मिलकर के गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, खत्म। इस माइनस को छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। अब गुणा कीजिए, 4 का नाम 4 और 4 चौको 16 और लास्ट में कितना है, 2 0 है, 1600 है ना। अब कितना आ गया, 1600 माइनस 1600 बराबर 0, यानी अतः क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अतः इसका वास्तविक मूल है, इसके वास्तविक मूल हैं, मतलब मूल लिखेंगे यार, मूल हैं, इसके वास्तविक मूल हैं, मतलब कि x का वास्तविक मान आएगा, है ना। तो यानी कि बाग बनाना संभव है। ये जो क्वेश्चन कर रहा है सच ही बोल रहा है। अब सच ही बोल रहा है तो कह रहा है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए फिर वही समीकरण उठाएंगे, x -x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 और बराबर 0। यहीं पे ए बी और सी निकाले हैं। श्रीधाराचार्य सूत्र लगा दीजिए, श्रीधाराचार्य सूत्र से, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, श्रीधाराचार्य
सूत्र से। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए ना बताए हैं ताकि आपको सब क्वेश्चन आ जाए, आसानी से आ जाए, ठीक ना। श्रीधाराचार्य सूत्र से। अब यहाँ पे आप श्रीधाराचार्य सूत्र भी लगाना सीख जाएंगे। पहले तो बताए थे कि कैसे अगर वास्तविक मूल है कि नहीं यही कैसे ज्ञात करेंगे, अब बता रहे हैं श्रीधाराचार्य सूत्र लगाना। कैसे लगाएंगे, तो x बराबर माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, यही होता है श्रीधाराचार्य सूत्र। इसको लगाइए, क्या लगाएंगे इसको, तो x बराबर माइनस बी, बी के जगह पे क्या है 40 है, अब माइनस, अब b के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस तो इस सूत्र में पहले से है, अब b के जगह पे क्या लिखेंगे 40, तो माइनस 40, 40 प्लस में ही ध्यान दीजिए, ये माइनसवा जो है नहीं कहाँ का है, फार्मूले में का माइनस है ना, फार्मूले में का माइनस है, प्लस माइनस रूट में बाबू हो कौन सी, रूट में 40 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 40 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac 4 गुणे 4ac, अब कहीं जाना ac लगवा लगे, ac नहीं, 4a का मतलब a का मान -1 गुणे c का मान क्या है, c का मान -400 और बटा में 2a है, a का मान कितना है, a का मान -1 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इधर दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत देखिए x बराबर -40 प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर अभी कितना आया 1600 आया है, तो 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 1600 आ जाएगा। अभी किए हैं 4ac, 4 गुणे 1 गुणे 400, 4 एकम 4 चौको 1600 यानी 1600 ये भी आ जाएगा, है ना। अब बटा में 2a, 2 गुणे -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 से जब 2 में गुणा होगा -2 ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर -40 प्लस माइनस रूट में 1600 माइनस 1600 रूट में 0, रूट में 0 का मान 0, तो ऐसे ही लिखिए ना 0, 1600 माइनस 1600 0, रूट में 0 और रूट में 0 का मान 0, है ना, बटा में -2। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो एक बार x का मान प्लस लेके देखिए -40 और प्लस 0 और बटा में -2, एक बार यहाँ पे माइनस लीजिए, x बराबर -40 और माइनस, एक बार यहाँ प्लस लीजिए, एक बार माइनस 0 और बटा में -2, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हमारे तरफ देखिए कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर -40 में 0 जोड़ेंगे कोनो फर्क पड़ा नहीं, -40 ही रह गया, -2। अब देखिएगा माइनस से माइनस खत्म, मर गया, और 2 से 40 20 बार में मर गया, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 20, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो -40 ही आएगा, कैसे कि -40 में से 0 घटाएंगे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20 बार में 40 खत्म, 2 दूना 4 20, 20 दूना 40 होता है कि नहीं होता है, तो x बराबर कितना हो गया 20, यानी कि हमारा जो बाघ का लंबाई जो माने थे वो x माने थे वो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब इस समीकरण को आप उठाइए, इस समीकरण को आप मान लीजिए 1। अब कहिए समीकरण 1 से क्या है, चौड़ाई कितना है, y बराबर कितना है 40 माइनस x, 40 में से x का मान, जो x का मान क्या है, x का मान अभी 20 लाए हैं, तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी चौड़ाई भी इस बाघ का 20 मीटर है और लंबाई भी इस बाघ का 20 मीटर है। इस बगिया कैसा है, ये बगिया जो है हमारा ये है वर्गाकार मतलब एकदम चौकोर है, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बाघ का लंबाई चौड़ाई, जो कि निकालने के लिए बोला था, मतलब ऐसा बाघ संभव है। पहले तो ये कहा कि देखो ये ऐसा बाघ संभव है क्योंकि इसका x का मान जो है, ये जो कथन तुम बोले उसका हम समीकरण बनाया, उस समीकरण में x का मान जो है वास्तविक मान है, अगर वास्तविक है तो ये बाघ संभव है, तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आ गया। किस में होता है, वर्ग का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, आयत में तो एगो लमहर एगो छोट होता है, वर्ग में दोनों बराबर होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है,
है ना। तो ये है हमारा किसका हल है, 5 नंबर क्वेश्चन का हल है। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन इसका इस एक्सरसाइज का था, सबसे टफ क्वेश्चन था जो कि हम आपको सॉल्व कराए हैं। तो इसीलिए सॉल्व कराए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर सॉल्व कर लिए, 4 नंबर सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहता है कि दिया गया समस्या का अगर हल है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यही नहीं दिया हुआ है, बस हम दूसरा भाषा बोले हैं, भाषा अलग है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही दिया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 48 है। यही ना, यही है, बिना क्वेश्चन देखे बोल रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, हाँ 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, सॉरी 20 वर्ष है। 2 मित्र की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। ये बोला है इनके आयु का गुणनफल यानी इनके एज का गुणनफल कितना था, 48 था। तो क्या ऐसा संभव है, अगर संभव है तो इनकी वर्तमान आयु क्या है, इनका वर्तमान एज क्या है, इस समय वो कितने साल के होंगे, यही हमको ज्ञात करना है। अच्छे से मिट नहीं रहा है, इसको डस्टर को साफ करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए यही है, माना पहले मित्र की आयु, वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पहले स्टेटमेंट को बदलेंगे हम, किसमें, पहले हम स्टेटमेंट को बदलेंगे समीकरण में। अगर समीकरण का हल होगा तो कहेंगे हाँ ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि हाँ मित्र की आयु का योग क्या हो, इस समय 20 हो और जो 4 साल पहले उनके आयु का गुणनफल कितना हो, 48 हो। ऐसा अगर होगा तो, ऐसा अगर संभव होगा कब, जब हम समीकरण बनाएंगे और उसका मान वास्तविक मान होगा तब। ठीक है, तो माना पहले मित्र की आयु, एगो का मान लीजिए, पहले मित्र की आयु क्या है बाबू, आयु कौन सा आयु, वर्तमान आयु, वही ना निकालना है, जो निकालना होता है वही मानते हैं। वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, x वर्ष मान लिए। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। हम कहे कि दूसरे का तब जो आयु होगा यानी दूसरे मित्र का आयु कितना होगा बाबू, 20 माइनस x होगा। कैसे कह दिए 20 माइनस x वर्ष, देखिए दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है। मान लीजिए एगो 8 वर्ष का हो, एगो 8 वर्ष का हो, एगो 10 वर्ष का हो, एगो 8 वर्ष का, एगो 10 वर्ष का हो, तो सॉरी 8 वर्ष का 10 वर्ष का, एगो 12 वर्ष का हो, ठीक ना। तो इन दोनों का एज का वर्ग कितना हो रहा है, 12 8 20 हो रहा है। कह रहे हैं कि जो पहले का आयु है इसको निकालिए, तो पहले का आयु क्या करेंगे, 20 में से 12 घटा देंगे, निकल जाएगा 8 वर्ष, 20 माइनस 12 8 वर्ष। कहे दूसरे का निकालिए तो 20 माइनस 8 कर देंगे तो दूसरे का 12 निकल जाएगा। मतलब एगो कौनों का मालूम है जिसको 20 में से घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा, 20 में से एगो को कौनों घटा देंगे दूसर का मालूम चल जाएगा। हम कहे कि एगो का x माने हैं, दूसर का अगर ज्ञात करना है तो 20 माइनस x कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किए हैं। अगर पहिलका का ज्ञात करना है तो दूसरका का मालूम होना चाहिए, और दूसरका का ज्ञात करना है तो पहिलका का मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखे 20 माइनस 8 किए हैं तो दूसरका का आ गया है, पहिलका का माइनस किए हैं तो दूसरका का एज आया है ना, और दूसरका को माइनस किए हैं तो पहिलका का एज। वैसे ही यहाँ पे पहिलका का एज 20 में से माइनस करेंगे दूसरका का एज आ जाए। ठीक, समझ में आया ना बाबू, समझ में आया है ना। तो 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। अब क्या है, अब कह रहा है तथा क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है कि देखिए अब इसका जो भी बोला है उसको लिख लेते हैं, x वैसे छोड़िए। अब कह रहा है कि 4 साल पहले तथा 4 वर्ष पूर्व क्या था, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब कि x माइनस 4 हुआ कि नहीं हुआ,
ये बाबू अपने एज में से 4 वर्ष घटाना, 4 वर्ष पहले का अपना एज बताना होगा। मान लीजिए हमारा एज 20 साल है, हमको 4 साल पहले का अपना एज बताना है, तो 20 में से 4 घटा देंगे, कहेंगे 16 वर्ष थे 4 साल पहले, हम 16 वर्ष के थे 4 साल पहले, तो 4 घटा के लाए हैं अपना 4 वर्ष का पहले का आयु। वैसे इसमें भी इसका वर्तमान आयु ना x माने हैं, 4 वर्ष पहले इसका आयु कितना होगा x - 4। वैसे दूसरके का 4 वर्ष पूर्व आयु कितना होगा, तो 20 - x, ये तो वर्तमान आयु है। इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे तब ना आएगा जी पहले का आयु, जो 4 वर्ष पहले का आयु 4 घटाएंगे तब आएगा। ठीक, अब कहे कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 4 वर्ष पहले कितना था, 4 वर्ष पहले यही 48 था। यही क्वेश्चन में बोला है कि 48 था, सही है ना, 48 था। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो x - 4 गुणे, देखिए 20 में से 4 घटाएंगे 16 - x बराबर 48। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। x का 1 बार गुणा 16 में कीजिए तो 16x, x का 1 बार गुणा x में कीजिए तो x प्लस में इधर है, इधर माइनस में तो माइनस, x गुणे x स्क्वायर, है ना। एक बार 4 का गुणा 16 में कीजिए, -4 और 16 प्लस 16 तो माइनस प्लस तो ऐसे ही माइनस, तो 4 16 चौको 64, माइनस में 64। फिर माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस आ गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस आ गया, 4x, 4 गुणे x यानी 4x बराबर 48, है ना। खत्म कर देंगे, आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे, थोड़ा सा लंबा लगेगा लेक्चर। ये पहले x स्क्वायर को पहले लिखिए, x स्क्वायर माइनस में लिखे, और ये देखिए 16x 4x मिलकर के दोनों प्लस में है तो जुड़ा जाएगा, 16x और 4x मिलकर के 20x प्लस 20x, कैसे कि दोनों प्लस में था। हिमा देखिए यहाँ पे -64 है, -64, और इधर 48 है, इधर इक्वल टू के उधर 48 है, इसको माइनस में यहाँ लाइए -48, उधर प्लस में था इधर आके माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा, 0, है ना। -x स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 112 आएगा, और 6 4 10, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कौन लगेगा, माइनस ही लगेगा। जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक ना, गुणा करते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। भले जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह जोड़ेंगे घटाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो 8 4 12 कर दूँ, सॉरी हाँ 8 4 12 कर दूँ और 6 4 10 1 11 112, ये कितना आएगा, 112 आएगा। मार्कर धोखा दे दे रहा है, जैसे आपकी वाली आपको धोखा दे देती है, ठीक है। कोई बुरा मत मानिएगा बाबू, हो सकता है कई वो का लॉयल होगी, लॉयल भी हमको नहीं कहने आता है, अंग्रेजी कम आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाद में अंग्रेजी बोलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो a का मान पहले निकालेंगे। a का मान यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 के आगे माइनस है तो -1। b का मान यहाँ पे क्या है, x का गुणांक प्लस में 20 है तो ये प्लस में 20 हो जाएगा। वैसे c का मान यहाँ पे क्या है, c का मान माइनस के साथ है 112। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कहे देखो, अगर इसका मान संभव है तब तो इन दोनों का एज ऐसा हो सकता है कि 4 साल पहले उनके एज का गुणनफल 48 था, इस समय उनके एज का योग कितना है, 20 है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर x का मान काल्पनिक है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान ज्ञात करना है। b का मान 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान -1 गुणे c का मान -112, ठीक ना। ज्ञात करिए 20 संख्या कितना होता है, 2 दूना 4, अभी ना बोले हैं, और जो को पावर है तो को 0 लगा दीजिए, 2 को 0, ठीक ना, तो बाद 0 लिख दीजिए। माइनस, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया तो इसको भूल जाइए, पहले से माइनस है तो इसको माइनस रखिए। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, और प्लस गुणे माइनस माइनस, ठीक ना, तो वही माइनस यहाँ पे है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 112 में 4 से गुणा कीजिए तो 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यही ना आया। 400 माइनस 448, तो अगर 400 में से 448 घटाएंगे घटेगा कब नहीं, तो अब 448 में से 400 घटाएंगे घटेगा -48 आएगा, -48 आएगा। अब कहे कि देखिए चूंकि
चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है कितना है, माइनस में है, मतलब ये जीरो से छोट है, जीरो से छोट है। अतः क्या होगा, अतः इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति, अतः प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है ना बाबू। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कराएंगे और आपके लेक्चर को ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। अब आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, हम समझते हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना आपको इंटरटेनमेंट करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा का दूसरा जो 4.2 है, इसका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि x का मान यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी हो, वास्तविक हो, जिसके लिए कि मूलों की प्रकृति वास्तविक हो और दोनों मूल बराबर हो, समान हो या बराबर हो। यही बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। कहीं सहूँ कोनो भाषा में बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक ना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला आसान है इसीलिए दूसरा करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है kx इंटू x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। कर इसमें ऐसा k का मान ऐसा रखिए कि क्या हो जाए, ये जो इस समीकरण का मूल का मान जो है वास्तविक है और दोनों मान समान है। मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या कर रहा है, 0 करने के लिए कर, यही ना। जब 0 रहता है तभी वास्तविक और दोनों मूल समान या बराबर रहते हैं, वही पूछ रहा है। तो वही काम करना है। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले तो समीकरण बनाइए। पहले इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं, पहले एक्स स्क्वायर लाइए, नहीं तो b और a कहाँ निकाल पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए के एक्स से गुणा इसमें, तो के तो रह जाएगा, के का नाम के एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के दूना 2 के, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस है, के दूना 2 के और एक्स के एक्स, ऐसे हो गया बराबर 0। यही हमारा समीकरण बना। अब आप कहेंगे इसमें सी गायब है, ये के एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस 2kx, यानी x का गुणांक 2k है। फिर हम कहे कि देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 0, कोनो फर्क पड़ा नहीं। कोनो संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं घटाते हैं कोनो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0, ठीक ना, बराबर 0। चलिए अब a का मान निकालिए। इसमें इस समीकरण में a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, a का मान k आ गया। b का मान कितना आ गया बाबू, x का गुणांक माइनस 2k, और c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया अचर पद यानी कि 0। अब कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान देखते हैं कितने के बराबर आना चाहिए तब वास्तविक और बराबर आता है मूल, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। यही ना हम लिखे हैं दूसरा केस। ये कह रहा है कि ऐसा के का मान निकालना है जिसके लिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और दोनों मूल समान हो, बराबर हो। तो इसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो पहला ही हम ये कंडीशन लेके चलेंगे तब के का मान निकलेगा। तो पहले ये कंडीशन ले लीजिए, ए का मान, बी का मान रखिए, बी का मान माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है के प्लस में के, और सी का मान कितना है 0 बराबर 0। बाबू देखो कौन संख्या में 0 से गुणा होगा 0, 0 चौके 0, और के में 0 से गुणा होगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, अभी बताए हैं आपको, और के का स्क्वायर, अलग अलग दोनों का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर ऐसे ही रह गया। आई तो सब 0 हो गया, 4 0 है, 0 का के में गुणा होगा 0, ठीक, बराबर 0। क्या कीजिए, 4k स्क्वायर बराबर ये प्लस 0 0 सब 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। अब इसका मान निकालिए, k स्क्वायर बराबर 0/4,
के बराबर के स्क्वायर बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा रूट में 0, स्क्वायर उधर कट के उधर जाता है, रूट इधर आता है, ये नहीं जाएगा, बस स्क्वायर रूट में रूट स्क्वायर में बदलता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, के बराबर रूट 0, के बराबर रूट 0 का मान 0, ठीक, रूट 0 का मान 0। तो के बराबर कितना आ गया, दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारा के बराबर 0 आ गया। अगर इस समीकरण में हम के बराबर 0 रखते हैं तब जा कर के समीकरण का वास्तविक मान, वास्तविक मूल और क्या आएगा, बराबर आएगा, x का मान वास्तविक होगा और बराबर आएगा, ऐसा ये कह रहा है। ऐसे सॉल्व करने पे के का मान 0 आया है, ठीक ना। तो ये आशा है कि आपको के का मान 0 आया है, ठीक है, लेकिन के का एक और मान आएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रहा है, कुछ तो हमने गलती किया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। के का मान एक तो मान 0 आएगा के का, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है बाबू कि थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को गलती लिखे हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग गलत लिखे हैं। क्या गलत लिखे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे है +6, यहाँ पे क्या है +6 है, तो आप +6 रख के सॉल्व करेंगे ना, तो +6 रख के सॉल्व करेंगे तो एगो तो मान 0 आएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देते हैं। इसको तो गुणा करके इतना ही आएगा और लास्ट में इसके +6 आएगा ही आएगा, +6 आएगा ही आएगा, बराबर 0 है ना। तो c का मान +6 है, c का मान पहले से दिया हुआ है +6, कोई दिक्कत नहीं है। वही अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, अगला क्वेश्चन लो 3 नंबर डाल दिए, 3 नंबर हेडिंग। तो अब क्या हो गया, के x का गुणा x में, के x का गुणा -2 में, तो के x का गुणा x में करेंगे के x स्क्वायर, के x का गुणा -2 में करेंगे -2 के x, अब +6 ये है तो इसको और क्या के सिंप्लीफाई कर दिए, के x स्क्वायर -2 के x +6 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसमें a ज्ञात करेंगे तो a बराबर k, b बराबर क्या आ गया -2 के x का गुणांक, और c बराबर अब बदल जाएगा, अब c बराबर हो जाएगा 6, है ना। वही b स्क्वायर -4ac सॉल्व कीजिए, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर -2k का स्क्वायर -4, a के जगह पे k और c के जगह पे 6, c के जगह पे 6, ठीक ना, 6 था। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 के, क्या जाएगा बाबू 24 के बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा दोनों में 4 है, 6 चौको 24 में भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसमें भी के है, इसमें भी के, दोनों में के भी है और 4 भी है। क्या है बाबू, के भी है और 4 भी है। तो हम कहते हैं कि देखिए 4 और के को कॉमन कर लेते हैं, 4 और के को कॉमन कर लेते हैं, दोनों में के है और 4 भी दोनों में, 4 यहाँ पे है, इसमें 24 में 6 चौको 24 यानी इसमें भी 4 है, तो के को कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बचा, भाग देते हैं, जो कॉमन करते हैं उससे भाग देते हैं, 4 से 4 खत्म, के से के स्क्वायर खत्म, एगो के बच जाएगा माइनस 24 के में 4 के से भाग देंगे तो 4 6 के 24 और के से के मर गया, खत्म बात, बराबर 0, ठीक ना। एक बार ये क्या है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे तो गुणे का चिन्ह है, एक बार इसको नीचे भेजेंगे तो 4 के बराबर 0 बटा में के -6, ये इधर गुणे में इधर चल के भगे में, 4 के बराबर 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं 0, के बराबर 0 बटा 4, ये भी 0, तो के बराबर पहला मान तो 0 जो कि आया था, पहले भी सॉल्व किए थे। तो दूसरा मान भी के का आएगा, के का दूसरा मान भी आएगा। हम इसलिए इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हुए, जानते हैं क्यों, जैसे हम के का मान 0 रखते ना, समीकरण पूरा खत्म हो जाता, समीकरण रह ही नहीं जाता। तो समीकरण जब रह नहीं जाता तो इसका आंसर निकाल के फायदा क्या, तो फायदा नहीं है, इसीलिए इसमें 6 जोड़ा है ताकि फायदा हो। अगर 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे के का मान नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है, कहाँ से कि बाबू जैसे ही आप के का मान 0 रखेंगे, x स्क्वायर 0, ये द्विघात समीकरण है ये नहीं है। ये अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका मूल होगा, नहीं होगा, मूल ही नहीं है तो वास्तविक और काल्पनिक का बातें खत्म है, ठीक ना। तो इसीलिए हम कैसे आ गया। अब देखिए, अब एक बार इसी को फिर से उठाते हैं, इसको फिर से उठाते हैं, क्या है 4k और k -6, यही है ना, बराबर 0, ये कुछ नहीं है, बीच में तो गुणे का चिन्ह है। एक बार इसको नीचे भेजे थे, अब इसको नीचे भेजिए तो k -6 बराबर 0 बटा 4k
0/4 की है। जब भाग होगा किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। k-6 बराबर 0। k बराबर क्या आ जाएगा, ये -6 उधर जाके +6, मतलब k का मान यही रखा जाएगा 6 ही रखेंगे k का मान, तो क्या आएगा, इसका जो मान आएगा वास्तविक आएगा, जो x का मूल आएगा, जो इस समीकरण का मूल आएगा यानी x का मान जो आएगा ये वास्तविक आएगा और बराबर आएगा। 0 नहीं रख सकते हैं, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, 0 जैसे रखेंगे द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, संख्या बन जाएगा, बस 6 हो जाएगा, बस 6 बचेगा। 0 रखेंगे सब है दोनों 0, बस 6 बचेगा। समीकरण नहीं है, समीकरण ही नहीं है तो उसका मूल कहाँ से, अब मूल नहीं है तो वास्तविक का काल्पनिक का बातें खत्म, तो इसीलिए बस 6 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते हैं k का मान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जितना भी क्वेश्चन 4.2 में बचा है, जैसे पहले का दूसरा तीसरा, दूसरे का पहला और कौन सा और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये जो कितना क्वेश्चन हो गया, पहले का दूसरा तीसरा 2 गो हो गया, ठीक, दूसरे का पहला 3 गो और एगो चौथा तीसरा क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए हैं। और लगवाए कितना है हम आपसे, 1 2 3 4 क्वेश्चन हम भी लगा दिए हैं, ठीक ना। तो 4 क्वेश्चन हम आपसे लगवाए हैं और 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। जितना मैथ में प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मैथ आता है। हम रोज ये बात दोहराते हैं, क्यों दोहराते हैं, हम जानते हैं आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आंसर आपको बताना है, हमको भेजना है, आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट है एडवेंचर पाठशाला नाम से, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन करके। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए हर एक क्वेश्चन का, हम वहाँ पे भी देखेंगे, हर एक जगह हम आपका जो भी जवाब है वो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, और रिप्लाई भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। लेकिन आप सॉल्व करके भेजिए, तो पहले सॉल्व कीजिए, भेजिए उसको, और आप भेजिए या ना भेजिए, कम से कम सॉल्व कीजिए, जरूर सॉल्व कीजिए, तभी मैथ आपको आएगा। हम भेजने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि आप सॉल्व किए हैं या नहीं किए। तो आप सॉल्व कम से कम कीजिए, कैसे करके सॉल्व कीजिए, इतना तो समय निकाल सकते हैं, आधा घंटा में सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। किसके लिए नोट्स मिलता है, ताकि कोई क्वेश्चन फंसे तो उसको आप उस नोट्स से देख करके फिर से समझें और सॉल्व करें, तब इसलिए नोट्स मिलता है, ना कि छापने के लिए, ठीक ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।